नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे युद्ध विदेश में, त्याग भारत में। दरअसल आजादी के बाद से इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर के हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के मन से देश के सामने एक ऐसी आर्थिक तस्वीर पेश की जिसने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। पीएम मोदी ने ऊर्जा और स्वर्ण को लेकर के जो कहा वो भारत की आयात निर्भरता पर एक सीधा प्रहार है। पीएम ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देशों यानी कि रूस, यूक्रेन या मध्य पूर्व संकट के संदर्भ के बीच में जारी युद्ध ने वैश्विक ईंधन सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल सीधे भारत की जेब पर भारी पड़ रहा है। पीएम ने केवल समस्या नहीं बताई बल्कि समाधान के रूप में मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम की वकालत भी की। यह संकेत है कि सरकार ईंधन की खपत को कृत्रिम रूप से कम करने के पक्ष में। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने के आयात के लिए भारत को भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। पीएम ने ऐतिहासिक संदर्भ 1962-65 के युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि पहले लोग सोना दान करते थे, लेकिन आज वे सिर्फ 1 साल तक सोना ना खरीदने का संकल्प ले लें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपया मजबूत होगा। पीएम के इस बयान को विपक्ष ने आर्थिक विफलता का पूरी तरीके से एक बड़ा कारण माना है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल कर तिजोरी भरी और अब जब कीमतें कम करने की बारी आई तो जनता से कह रहे हैं कि घर बैठो या पैदल चलो। क्या ये अघोषित आर्थिक आपातकाल है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते पीएम मोदी को संकट याद आ गया। अगर बीजेपी के लोग सरकार नहीं चला पा रहे तो अपनी नाकामी स्वीकार करें और देश को बर्बाद ना करें। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव खत्म होते संकट याद आ गया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए कहा, चुनाव तक प्रधानमंत्री जनता का बोझ उठाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आम लोगों को खुद लाइन में लगने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप नेता संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अब गैस महंगी हो चुकी है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि देशभक्ति दिखाने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें और खाने के तेल तक की खपत घटा दें। संजय सिंह ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम जनता को बचत और त्याग की सीख दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में, रैलियों और विदेश यात्राओं में भारी मात्रा में ईंधन खर्च किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछने वालों को देशभक्ति के नाम पर चुप कराने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर भारत का सोना आयात कम होता है तो व्यापार घाटा कम होगा, जो लंबी अवधि में देश के लिए अच्छा है। लेकिन क्या जनता इस भावनात्मक अपील को मानेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल भी है और आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल रॉय जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज उपाध्याय जी के साथ करेंगे। मनोज जी, क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम करने या वैकल्पिक कूटनीति में विफल रही है, जो अब जनता की जीवन शैली को नियंत्रित करना चाहती है, या कोई और बड़ी वजह है? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है तब से विपक्ष आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए स्नेहा जी, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष कभी सार्थक चर्चा नहीं कर सकता। विपक्ष कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी चर्चा, हर जगह उनको राजनीति और कुर्सी की मार पड़ी रहती है। और देश के आबादी, देश की जनता जो हमारी लोकतंत्र की विधाता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, विपक्ष से इससे लेना देना नहीं है। विपक्ष को कुर्सी अगर मिले तो आपने देखिए बंगाल चुनाव में कितने तरह के बयानबाजियां किस स्तर तक गिरने का काम किया था, ये आज पूरे देश ने देखने का काम किया। रह गई बात प्रधानमंत्री जी की अपील की। प्रधानमंत्री जी जब जब अपील करते हैं तो सार्थक अपील करते हैं। अगर पेट्रोल की, अब विपक्ष आज बोलने के लिए स्नेहा जी विवश हो गया है कि जब कांग्रेस की बात अगर करते हैं कि 2004 के दरमियान में कांग्रेस का पेट्रोल की कीमत थी 34 रुपये प्रति लीटर, और वहीं 2014 में जाते जाते इसकी कीमत बढ़ के हो गई 72 रुपया प्रति लीटर। अगर दोनों का अंतर हम देखते हैं तो लगभग 38 रुपये का डिफरेंस आ रहा है।
जी। अब आप देखिए 10 सालों में इन्होंने 38 रुपया बढ़ाने का काम किया, जो कि ना कोई युद्ध था, ना किसी प्रकार का कुछ था, एक पैसे का कोई देश के ऊपर आर्थिक स्थिति की कोई मतलब किसी के ऊपर प्रभाव नहीं था। तब इन्होंने 38 रुपया यानी कि डबल दाम से भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। अब आप आइएगा, मोदी जी की चर्चा, भाजपा की सरकार 2014 के बाद इन्होंने जब 72 रुपये के बाद हमको दिया था, आज के डेट में 94 रुपया कुछ पैसे हैं। अगर हम देखें तो लगभग 22 रुपये की बढ़ोतरी हुई मात्र 12 सालों के अंदर। और इतने युद्ध के बाद, उसी में कोविड काल का दौरान भी हमने झेला, हमारे देश की जनता ने झेला। हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आपके दर्शकों को और देश की आबादी को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हुए उनके हाँ में जो कहते हैं उसके सहयोग करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि हम बड़े से बड़े युद्ध, कोविड जैसे युद्ध को भी हम जीतने में सफल होते हैं। अगर विपक्ष का चलता तो कोविड में भी लोगों को मार डालते। कोई वैक्सीन के नाम पर जो अफवाहें फैलाते हैं, जैसे जो है आतंकवादी अफवाह फैलाता है, नहीं आप तो आज होगा, तो जांच परेशान हो जाती है जांच एजेंसियां, तो इसी तरह से ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चीजें कहा, आज भी देश देखिए हर जगह पेट्रोलों के दाम में, डीजलों के दाम में, हमारे वहाँ इतनी लड़ाई के बाद भी कहीं भी पेट्रोल पर देखिए शोर नहीं। सिन्हा जी आपने देखा, जब भी आती हैं कहीं पेट्रोल के लिए आज तक आपने लाइन नहीं लगाया होगा। लेकिन विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, नहीं देखिए उस पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ज्यादा लाइन लग गई है, वहां तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। हमें तो आज तक ऐसा नहीं दिखा, हो सकता हमें लोग कहेंगे आप तो पार्टी के हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपको भी हमको लग रहा है कि भीड़ नहीं दिखा। आप पेट्रोल हजरतगंज से कहीं निकल जाए तो ये इनके अफवाह फैलाने का तरीका है। माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र इस नाते कहा है कि अभी युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन रह गई बात, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हम किसी आगे मतलब कम से कम प्रयोग करेंगे तो वो चीज हमारे बचत में होगा। जैसा कि इसके पहले देखिए, जब लोग पैनिक स्थिति लाने का काम एक विपक्षी नेता करते थे, जब इकट्ठा करने लगते थे तो हमारे देश की आबादी परेशान हो जाती थी। आज वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो आपकी जरूरत हो आप उतना, ये नहीं कह रहे आप अपनी जरूरत को काट दें, इस नाते नहीं करें कि आप अपने पेट काट के आप काम करिए। आपकी जरूरत जहां है वहां प्रयोग करिए। बेफिजूल अगर आप कहीं आते जाते रहे होंगे, ठीक है आज स्थिति थोड़ा युद्ध के चलते कब जो है समस्या में आ सकते, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करिए, जो हमको लगता है कि बेहतर भी है। कोई ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से जो काम होता है, जैसे स्कूली बच्चों द्वारा जब आप गाड़ियां चलते हैं, आप देखते होंगे रोड पे किस तरह से लोग चलते रहते हैं, जाना है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आदमी बढ़ा लेता है। तो थोड़ा हम बचा के चलें जब तक ये युद्ध नहीं हो रहा है, जिससे कि देश की आबादी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मत चलिए, आपका स्थिति नहीं है चलने लायक। उन्होंने कहा बचा के चलिए, मतलब हम हर तरह से, जैसे कोविड में हम तैयार हुए लड़ने के लिए, वैसे वो कह रहे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी हमारे देश की आबादी हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है, विपक्षी नेता देश को कहां ले जाना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। जैसा कि अखिलेश जी ने भी ट्वीट करके अभी आपने भी बताया, कहा अगर हम देखें अखिलेश जी की सरकार में वैट परसेंटेज देखिए तो बहुत ज्यादा पेट्रोल पे 27% तक वैट लेते थे, तब इनको याद नहीं आई। आज तो बहुत कम, हर जगह हमने कम करने का काम किया है, लेकिन रह गई बात इनको समझ में नहीं आएगी। इस नाते सिन्हा जी मात्र इतना ही कहने का पूरा शाब्दिक अर्थ है कि माननीय जो आवश्यकता है उसकी हम लड़ने के लिए तैयार रहें। मेरे पास वो संसाधन हो कि हम अपनी आवश्यकताओं की चीज, ऐसा ना हो कि ज्यादा, क्योंकि आने में दिक्कतें तो हैं, युद्ध चल रहा है, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ आप जनता को रोकते हैं, दूसरी तरफ रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और तमाम यात्राएं कर रहे हैं, तो वहां पे क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? ये दोहरा चरित्र वाला गंभीर आरोप लगाया गया है भाजपा के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश के सुरक्षा, देश की व्यवस्था, गृह मंत्री के काम को कह दें रोक दें, सेना के काम को कह दें रोक दें संजय सिंह, तो हमको लग रहा है इनसे बड़ा पागल दिवालिया कोई नहीं होगा। सेना अपनी काम करेगी, पुलिस वाले अपने काम करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं रोका। लेकिन रह गई बात, अगर यही हम कह दें कि अरविंद केजरीवाल किस पद पे बैठे हैं भाई, क्यों इतनी फोर्स के साथ पंजाब की पूरी पुलिस लेके चल रहे हैं, कौन से पद पे हैं अरविंद केजरीवाल? हमको तो नहीं लगता, और तो बेकार आदमी हो गए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाती है तो उसका अपना प्रोटोकॉल होता है। अब अगर उस पर इनको दिक्कत हो रही है तो इनको दिक्कत होती है, तो इसको खाली इतना कहा जाएगा। अब देश का प्रधानमंत्री पैदल तो नहीं चलेगा सिन्हा जी, पर एक गाड़ियों से तो चलेगा नहीं। उसकी सुरक्षा को लेकर अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री इस स्थिति में आएगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे देश की इज्जत क्या रह जाएगी? अब संजय सिंह जैसे रह गए, उनका अतीत में मैं नहीं जाऊंगा किसका है, तो उनको वही जैसा कहा ना चिन्नी की चोरी, हमारे पूर्वांचल कहा तो वही चिन्नी की चोरी इनको दिखाई दे रही है। तो ये इनका अपना विचार है। हमको लगता है अपने अंदर झांक के देखें, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सेना के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो हमको लगता है उचित नहीं है। ठीक है, राहुल राय जी,
जब जी। पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है तो क्या एक जिम्मेदार विपक्ष की वजह से आपको सरकार की बचत की अपील का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अभी आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के बार बार भाजपा कह रही है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं कहूं कि ये बचत की अपील नहीं, ये सरकार की आर्थिक विफलता का कबूलनामा है। जी पिछले 12 सालों से सरकार सत्ता में है और देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह जहां तक मुझे जानकारी है कि वो 10-11 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार 10-11 महीने के इंपोर्ट को सपोर्ट करने के बराबर बचा हुआ है। दूसरी बात कि एक नेता को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप तेल की बचत कीजिए, अनावश्यक जो है तेल का दुरुपयोग न करें, और आज ही गुजरात में रोड शो किया। जी आज ही गुजरात में रोड शो किया। प्रधानमंत्री मनोज जी ने कहा कि उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है वो सब, उस पे आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी राहुल जी चेक किया जाए। राहुल अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करें, लोग घर काम करें, उससे बाहर न चेक किया जाए। राहुल जी की आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, प्लीज चेक किया जाए। असम प्रधानमंत्री को 5 के दौरान इतनी सारी आवश्यकता थी। संजीव जी बोले स्नेहा जी। आम आदमी पार्टी हमेशा मध्यम वर्ग की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सबसे ज्यादा असर इसी वर्ग पर पड़ेगा, ये दावा किया जा रहा है। अब आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? स्नेहा जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता उपाध्याय जी को सुन रहा था। सबसे मुझे इनकी भाषा शैली पे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है हमारे सांसद संजय सिंह जी के लिए, ये बहुत खेद की बात है। आप किसी भी नहीं, आपने किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है सांसद जी के लिए। वो अगर कह रहे हैं चुने हुए सांसद हैं, उनको जो है दिल्ली के विधायकों ने चुन करके भेजा है, और वो आंख में आंख डाल करके प्रधानमंत्री के वो बोलते हैं, वो बात रखते हैं, सही बात जो लोगों के हित की बात होती है वो बात रखते हैं। उन्होंने क्या गलत बात कही है? की बात पूछ लीजिएगा इनसे। क्या गलत बात कही है? क्या गलत बात कही है? आप ये बताइए। आप अभी तक जब तक चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में आपने बोला सरकार आपका बोझ उठा रही है, और जैसे ही चुनावों के परिणाम आए शपथ लेना शुरू कर दिया बंगाल को, आपने फौरन कह दिया साहब अब हमारे जो है कंधे झुक रहे हैं, बोझ नहीं उठा सकते। ये कब कहा? रैलियां करते हैं, रैलियों में जनता को लाखों की तादाद में वहां भर करके आती है, और उसमें डीजल पेट्रोल नहीं बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री महोदय ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो आते हैं जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे भी वो कम कर सकते हैं। उसको भी आप कम सकते हैं, जहां आवश्यकता नहीं है वो दिल्ली से बैठ करके बात भी कर सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं। जहां आवश्यक है वो वहां जाए, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन वो रैलियों में बुलाते हैं जनता को, बसों में भर भर करके, वो क्या है? आप आज की ताजाबादी जो रोड शो कर रहे हैं, आप जाते हैं, आपको वहां पार्टिसिपेट करना था, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। हर जगह आप रोड शो कर रहे हैं, हर जगह आप रोड शो कर रहे हैं। जब स्थिति संकटपूर्ण है तो आपको रोड शो करने की आवश्यकता क्या थी? ये बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल आधारहीन है कि आप लोगों को आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। लोगों जो हर बात को आप जो है देशभक्ति से आप जो होते हैं, अरे भाई हर नागरिक देशभक्ति कर रहा है, लेकिन आप किसी चीज में आप व्यवस्था को संभाल नहीं पाते, आप उसे मैनेज नहीं कर पाते, और आप लोगों से कहते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसको जो है लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि कुछ आप रास्ता निकालिए, उसका समाधान निकालिए। आपने राज्य सरकारों से कहिए कि वो भी कुछ करे, तो बात बनेगी, लोग उसको देखेंगे तो अपने आप फॉलो करेंगे। जनता तो अपने आप फॉलो करती है देख देख करके, उसमें आपको कहने की आवश्यकता तो नहीं है कि आप कुछ कहे। इस बात थी। ठीक है राहुल जी। जी मेरा नेटवर्क कुछ डिसरप्ट हो गया था, उसकी वजह से मैं थोड़ा
तो मैं हेलो आवाज आ रही है? जी जी, रखिए आप अपना पक्ष। जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। क्या रैली करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है? प्रधानमंत्री बाकी जो काम कर रहे हैं, रैली करना वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त भाजपा के जो नेता हैं वो एसयूवी के काफिले में चलते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनसे यह अपील की कि आप अपना काफिला छोड़ें, आप एक गाड़ी से चलिए, दो गाड़ी से चलिए? एक रैली कराने में, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में, लाखों लाख रुपए लोगों को इकट्ठा करने में बसों का उपयोग किया जाता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। क्या प्रधानमंत्री ने एक बार अपने लोगों से ये कहा? और चुनाव तक प्रधानमंत्री को ये बात याद नहीं आई कि देश में इस तरह का जो है ऊर्जा संकट आने वाला है, या लोगों को जो है बचत करनी चाहिए? चुनाव में वो कह रहे थे सब अच्छा है, हमारे पास पूरा भंडार भरा भरा हुआ है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 993 रुपए, 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर, जिसको एक ठेला वाला, रेहड़ी वाला, ये लोग यूज करते हैं, कमर्शियल सिलेंडर, और उसका दाम बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ सोना तो खरीदने लायक इस देश की जनता को प्रधानमंत्री ने छोड़ा ही नहीं। पिछले 12 साल में सोने का दाम जिस तरह से बढ़ा है, वो कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले कई सालों तक इस देश का आम आदमी सोना नहीं खरीद पाएगा। ठीक है पंकज जी, बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की और उस अपील के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये कहा जा रहा है कि उनको जनता को जिस तरीके से अपील की उसके बाद जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, लेकिन वो रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जनता के लिए रोक और अपने लिए रोक नहीं। आखिरकार क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? देखिए, देश में जब से देश आज़ादी के बाद, जब से अगर आज़ाद हुआ है तब के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री जो जनता से कनेक्ट रखने वाला अगर हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी। जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं और मन की बात एपिसोड के जरिए बच्चों से, चाहे जनमानस से, हर तरह की चीज़ों को बताना, और जनमानस उनकी बातों को आत्मसात भी करता है। कोरोना ऐसी विभीषिका में जिस तरह से पूरा विश्व करा रहा था और तमाम मौतें हुई, आज हिंदुस्तान में मुश्किल से कुछ लाख ही मौतें हुई होंगी। हिंदुस्तान में जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन हुआ और जिस तरह से भारत की बनी वैक्सीन को लोगों ने लगाया, और भारत ने अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई, उस समय भी ये इंडी गठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग कितना आक्षेप लगाते थे, वैक्सीन के ऊपर कितना प्रश्न चिन्ह लगाते थे, और खुद चोरी छुपे उस वैक्सीन को लगवा भी लेते थे। तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। विपक्ष का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहा है। और आम आदमी पार्टी का तो हमने वो भी देखा है कि जिस समय कोरोना चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरह से हाथ खड़े कर लिए थे, उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा, और उन्होंने उतर के उसको बाकायदा उसका प्रबंधन किया और कोरोना ऐसी विभीषिका में जनमानस को राहत दिलाया जी। अब जिस तरह से वैश्विक स्तर पे इजराइल और अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा है, जो जिस तरह से एक ये युद्ध चल रहा है वैश्विक स्तर पे, इसके बहुत ही दुष्परिणाम है। और लेकिन भारत की कूटनीति और भारत के प्रधानमंत्री का जिस तरह से सभी देशों में सम्मान, उसी का परिणाम है कि आज ईरान भी जो है हमारे तेल के जहाज़ों को आने देता है। और तमाम वो भले बात अलग है कि तेल के दाम बाजार में बढ़ गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस पर टैक्स कम करके उसको बढ़ने नहीं दिया। और सवाल इस बात का है कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह की अपील करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर प्रधानमंत्री देश की सभी जनता के प्रधानमंत्री हैं, सभी दलों के प्रधानमंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के जनमानस के हित के लिए अगर इस तरह की बात कहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? और कांग्रेस के लोग जो अभी कह रहे थे कि कोई सोना नहीं खरीद पाएगा, तो सोने का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा नहीं, साउथ अफ्रीकन कंट्रियों में और वहाँ प्रोडक्शन होता है। भारत कोई बहुत ज़्यादा, भारत में इस तरह का सोने का कोई प्रोडक्शन नहीं कि भारत सोने का बहुत प्रोडक्शन होता है। और सवाल ये है कि उसके दाम बढ़ना, ये तो विश्व के स्तर पे और जिस तरह से उसके दाम बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से, और कोरोना काल में भी जिस तरह से घटा, लेकिन उसके बाद आज की स्थिति देखिए, वैश्विक स्तर पे भी सोना देखिए उसी तरह से मेंटेन है। तो अब ये कहना है कि जो भारत के लोगों को सोना उपलब्ध नहीं होगा, नहीं खरीद पाएंगे, तो कोई यहाँ सोना का प्रोडक्शन थोड़ी है। और तेल का रहा जहाँ सवाल, पेट्रो प्रोडक्ट्स भी हमारे देश में कोई उत्पादन नहीं होता। 60 से 80% हम बाहर के देशों पे निर्धारित है। हमारे यहाँ कोई तेल के कुएं नहीं है, कोई हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, हम दूसरे देशों से ही लेते हैं। और रूस हो चाहे अन्य गल्फ के कंट्री, हम उससे ही परचेज करते हैं।
उससे ही परचेस करते हैं। लेकिन आज जो है क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बावजूद देखिए यहाँ कीमतें नहीं बढ़ी। और दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वहां 72 रुपए पे छोड़ा था 2013 में, तो आज 94 रुपए है। कोई बहुत ये भी नहीं है कि सरकार ने उसको 100 रुपए के पार कर दिया। और 34 रुपए से कांग्रेस उसको 72 रुपए ले गई। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं टीका टिप्पणी करती है, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन चूंकि विपक्ष की हमेशा ये आदत रही है हर मुद्दे पे एक बहस करना, और कोई सार्थक अगर बात देश हित में है तो उस पर बहस करना। जब ये ऑपरेशन सिंदूर पे उंगली उठा सकते हैं, ये लोगों के उस पर किसी बालाकोट ऐसी घटना पे सेना पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, तो इनका काम ही यही है इस तरह की हरकत करना। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अगर इस तरह की चीजें कह रहे हैं तो जनता इस बात को समझती है और इसको आत्मसात करेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इकोनॉमी भारत की बहुत अब गड़बड़ हो गई है, खेल कर दिया है भाजपा ने, इसीलिए अब इस तरह की अपील की जा रही है। भारत की इकोनॉमी अगर सुदृढ़ न होती स्नेहा जी, तो आज ये समझिए 2014 के बाद से कितने एयरपोर्ट बने, कितने हाईवेज बने, उसकी गिनती कर ले तो विपक्ष छक्का मारेगा, उसको गिन नहीं पाएगा। और जिस तरह से बुलेट ट्रेन के लिए हम वहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेनों की स्थिति है, और जो भारत में हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, लोगों के गंतव्य को जाने में आसानी हो गई है, ट्रेन बिल्कुल हाईटेक हो गई है और प्लेटफॉर्म्स हाईटेक हो रहे हैं। तो ये सब एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो वो भी देखिए, अगर ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बन चुके हैं, तो ये सब तमाम तरीके की चीजें हुई हैं। और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो इकोनॉमी अगर मजबूत ना होती तो कहां से होता। और दूसरी बात, हर महीने जीएसटी आज जो है 2 लाख, साल में करीब 28 से 30 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। तो सरकार ने देखिए वन नेशन वन टैक्स के तहत तमाम तरह के टैक्स को घटा के खाली एक टैक्स रखने की बात किया, उसके भी सार्थक परिणाम है। लेकिन विपक्ष को तो हर चीज में जब ये सब चीजें दिखाई देती हैं, और विपक्ष को तो देखना चाहिए उनके राज्यों में तेल की क्या कीमत है, उनके राज्यों में तेल की क्या कीमत है, वो भी वो देख लें, वो जहां उनकी सरकार है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए उनको इस तरह के मुद्दे चाहिए। वो हमेशा इनका रवैया रहा है और आज भी वो जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्क टू होम, जैसे देखिए स्नेहा जी, बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत सी कंपनियां सॉफ्टवेयर की हैं, बहुत बड़ी तादाद में तो अभी संजीव जी ने कहा तो कि अगर जनता को वर्क फ्रॉम होम की नसीहत दी जा रही है तो खुद एक जगह से बैठ के सारी चीजों को क्यों नहीं कर लिया जा रहा है, बार बार क्यों रैलियां की जा रही है, क्यों दौरे किए जा रहे हैं बेवजह। देखिए प्रधानमंत्री का दौरा बेवजह नहीं होता। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज जो इतना बड़ा ये कांग्रेस की देन, आज कांग्रेस को याद करना चाहिए, कांग्रेस को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। 11 मई 1951 को वहां पर पुनः उस मंदिर का पुनर्जागरण होता है, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको जाने से मना किया था। वो भी दिन याद रखना चाहिए। आज उसका जागरण हुआ है, और वहां पर जो है इतने वर्षों के बाद, आज 75 सालों के बाद उसका जागरण हुआ, और वहां पर जो है जिस तरह से वहां पर जो कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, धर्म ध्वजा जो फहराई गई है, तो ये धर्म का जागरण, हिंदुत्ववादी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये अगर इस तरह का कार्यक्रम यहाँ देश में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। और इस तरह की आप बात करते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपील कर दिया। इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आज के बाद अगर कोई राज्यों में रैली करती है, किसी राज्यों में इस तरह की चीजें करती है, तो आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन धर्म का अगर जागरण हो रहा है तो इसलिए इसमें आपको क्या बुराई है। लेकिन कांग्रेस को तो ये सब सारी चीजों में बुराई दिखाई देती, इसीलिए देखिए कांग्रेस सिमट गई है। एक मिनट, कांग्रेस इसीलिए देखिए इंडी गठबंधन को छोड़ के उसने वहां पर विजय चंद्रशेखर को सपोर्ट किया तमिलनाडु में। तो कांग्रेस का तो ये सब इसी टाइप का रवैया रहा है, तो कांग्रेस क्या बात करेगी। ठीक है मनोज जी स्नेहा जी, अभी चाहे हम कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात करें, कहीं ना कहीं सबसे गंभीर आरोप जो लगाया गया है वो ये है कि जनता को बचत और त्याग की सीख दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद वही काम किया जा रहा है। और तो और ये कहा जा रहा है कि ये अपील नहीं की गई है जनता से, बल्कि ये आर्थिक विफलता है आप लोगों की, सरकार बर्बाद कर चुकी है देश को। जवाब बिल्कुल सिन्हा जी, देखिए अभी हमारे मित्र ने कहा इनके पास कोई साक्ष्य, किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। काफिले की बात कहा गया, प्रधानमंत्री जी के काफिलों में 20 गाड़ियां लगभग सिन्हा जी चलती हैं, सर्च कर लेंगे, टाइमिंग को पूरा दीजिएगा। अगर हम अरविंद केजरीवाल की 2025 का काफिला अगर हम देखते हैं, मार्च महीने का कम जो जाता है लगभग 100 गाड़ियों को, 21 to 100 गाड़ियाँ इनकी काफिलों में चलती थी, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद पे, संवैधानिक पद पे रहते हुए। क्या कहाँ अरविंद केजरीवाल अपने घर से लाए थे क्या?
क्या लाए थे तब संजय सिंह की जुबान पे क्या लकवा मार दिया था क्या? तब इनको नहीं बोलना चाहिए था कि इतनी गाड़ियां क्यों जा रहा है, किसके टैक्स पे जा रहा है? तो ये तो अपने जिम्मेदार पद पे हैं। अगर प्रधानमंत्री जिन प्रधानमंत्री रहेंगे उस दिन उनके साथ शायद एक आध गाड़ियां चल लें, लेकिन वो गाड़ियों का अपने प्रोटोकॉल के बाहर नहीं जाएंगे, कभी वो नहीं जाते अलग से लेकर। दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ, अगर कांग्रेस की बात आप करिए तो टोयोटा से लेके फॉर्च्यूनर से लेके कोई ऐसी गाड़ियाँ बताइए, स्कॉर्पियो तक भी राहुल बाबा की गाड़ी उस काफिले में नहीं चलता। काफिलों की संख्या बता दें आज आपके दर्शकों को, शायद इनके ऊपर भी अपने आप में शर्म लग जाएगा। तो ये चीज जो कि अब राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, हम इन पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का पालन करती है। अगर उनके साथ प्रोटोकॉल चल रहा है, इतनी गाड़ियां चल रही, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल चलना चाह रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से क्या? तो ये सब प्रश्न है। ये प्रधानमंत्री पे देख एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगली इनके ऊपर उठेगी, इस पे ज्यादा देख लें। दूसरी चीज आप बताइए, प्रधानमंत्री से ज्यादा त्याग कौन करता है? आप बताइए स्नेहा जी। ना एक घर है दिल्ली में उनके लिए, ना किसी प्रदेश में उन्होंने अपना घर बनवाया, सर्च करके दिखा दें हमको। अपने और अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्रियों की चर्चाएं कर लें, जरा सा देख लें जरा। हर जिले में कहें तो इनके नाम से कुछ ना कुछ चला रहा, कहीं दिखा दे कोई एक ऐसी योजना या कोई ऐसा जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे या उनके परिवार के नाम पे कहीं चली हो, या कहीं उनके आवास नाम पे एक 1000 स्क्वायर फीट में मकान उन्होंने अलग से बनवा लिया हो जनता के पैसे से या प्रधानमंत्री के जो है रुतबे से, कहीं नहीं बता सकते। त्याग इसको कहते हैं, त्याग इसको नहीं कहते हैं। अब रह गई बात, देखिए अब इनको सनातन विरोधी, आज इनको दर्द क्यों हो रहा है जी? क्योंकि आज ये उस जगह प्रधानमंत्री जाते, बंगाल में क्या हुआ, जिस मंदिर को ममता बनर्जी ने और इंडी गठबंधन ने रोक के बैठा था, ताला लगा के बैठा था, उसको आज खुला है, तो इनको दर्द होता है। इनको दर्द होता है कि प्रधानमंत्री कैसे किसी सनातनी रैली, सनातन का रैली कैसे हो जाए, कैसे स्नेहा जी सनातन पे डिबेट कर लें, ये दर्द इनका है। इनका अभी यही चीज अगर किसी मदरसे में जाना होता तो इनको दर्द नहीं होता, इनको तब सीना ठोक के कहते वाह वाह वाह, तब इनको, अब इनको ये लग रहा है स्नेहा जी देखिए कि प्रधानमंत्री अब गुजरात गए, गुजरात के लोगों से फिर से जुड़े। अब जुड़ने का मतलब तो वैसे भी जुड़ते हैं मन की बात से, अपने 140 करोड़ के घरों में उनका चलता है। हम तो लग रहा है कि हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं ये लोग भी अपने घरों में टीवी देखते होंगे कि प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं, ये भी उनसे जुड़ते हैं। लेकिन अलग बात है, टीवी पे इनकी व्यवस्था है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन रह गई बात, अब वो जुड़ना चाहते हैं तो इनको दर्द हो रहा है। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? भाई राहुल गांधी भी तो जाते हैं अपनी रैलियों में, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, ऐसी लड़कियों से गले मिलते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कभी लगाते हैं। प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं कर रहे ना, देशद्रोही काम तो कर नहीं रहे। अगर वो सनातनी, भारत एक सनातनी देश है, इसको चूंकि संविधान से चलता, मैं ये भी कहूंगा, लेकिन जो हमारा देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो सनातनी सभ्यता है, इसको कोई हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर वो जा रहे हैं तो इस पर कोई दो राय नहीं है। इससे ज्यादा भी अब रह के बाद उनके त्याग की, फिर मैं कहूँ कोविड में भी उन्होंने त्याग किया। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी, सिन्हा जी आपने भी देखा होगा, या मात्र एक ऐसी सरकार थी जो वर्चुअल मीटिंगें करते थे अधिकारियों के साथ। इनके नेता क्या करते थे, वहां जाके पहुंच जाते थे समस्या पैदा करने के लिए। तो हमने तो ये भी देखा है ना। तो इस नाते हम त्याग हमको ना बताएं। अगर ये नरेंद्र मोदी जी से या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी त्याग सीख लेते तो शायद आज देश की स्थिति ऐसी नहीं रहती, बहुत आगे चल जाता है इनकी सरकारों में। और जनता इनकी ये हालत नहीं करती है। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने अभिभावक की उनकी बातों को सुनती है, तो इनको दर्द हो रहा है, तो अलग चीज का विषय है। लेकिन मैं इतने कहूंगा कि आप इनसे जब पूछिएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की काफिले में इतनी गाड़ियां क्यों चलती हैं, क्यों इनके लिए राहुल गांधी ऐसा करते हैं, तो ये सब प्रश्न है। हम तो सार्थक चीजें, हमारा तो प्रोटोकॉल है, हम तो इसमें पहले भी कह दिए। तो इस नाते देश के लिए हम नुकसान नहीं, देश के लिए तो हम पूरी तरह से सौगात लेके नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। जी अच्छा पंकज जी, विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया लेने से पहले एक बड़ा सवाल है। जी बताएं। सोना ना खरीदने की अपील की गई है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे तो देश के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों कारीगर और व्यापारी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या इसके लिए कोई तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि स्थितियां फिर तो उनके लिए गंभीर हो जाएंगी ना। देखिए, ज्वेलरी खाली सोने की ही नहीं बनती है जी, चांदी की भी बहुत ज्वेलरी बनती है। और जब से सोने के दाम इतने वैश्विक स्तर पे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब से लोगों ने बहुत से आपके गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी भी लेना शुरू कर दिया है। और उसकी बड़ी तादाद हुई है। शादी ब्याह में ज़्यादातर लोग उसकी जो है ज्वेलरी खरीद रहे हैं। उसमें भी वही कारीगर काम करते हैं जो सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, वही उसको ही बनाते हैं। तो कारीगरों के लिए अगर कहा जाए तो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो मेकिंग चार्ज का डिफरेंस आता है और जो कारीगरी में पेमेंट का आता है डिफरेंस, वो तो जमीन आसमान का होता है ना। नहीं, देखिए
आप ये समझ लीजिए कि चांदी की जो ज्वेलरी बनती है गोल्ड प्लेटेड, उसकी मजदूरी बहुत कम होती है, और जो अगर क्या नाम है सोने की जो ज्वेलरी बनती है उसकी जो ज़्यादातर जो स्वर्णकार लोग हैं जो शोरूम्स हैं गोल्ड ज्वेलरी के, तो वो या तो 200 रुपये प्रति ग्राम या 300 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से 400 रुपये प्रति ग्राम अलग अलग टाइप की ज्वेलरी से अलग अलग टाइप का वो लेते हैं। यही उनकी वो तो डिजाइन पे डिपेंड जी, करता है, यही जी। उनकी इनकम का साधन होता है जी। और उसके बाद जो है 85% उसमें सोने की शुद्ध मात्रा होती है, 75 से 85%, और उसका वो 100% चार्ज लेते हैं। इस तरह का व्यवस्था स्वर्ण के सामानों में होता है। इसी तरह से चांदी के सामानों में होता है। लेकिन जब से ये एक चीज ये देखने को आ रही है आजकल, जिस तरह से सोने के दाम इतने ज्यादा बढ़े, तो उसके कारण ये स्थिति आई कि जो है लोगों ने सिल्वर की गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लेने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो अब सवाल इस बात का है, लोगों को शादी ब्याह करना है, हिंदू रीति रिवाज में आभूषणों का विशेष योगदान है। बिना आभूषण के किसी के यहाँ भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह नहीं होता। जो लोग बड़े हैं, जिनके पास धनाढ्य हैं, जिनके पास पैसे का फ्लो है, वो लोग तो इतने महंगे स्तर पे भी सोने को खरीदते हैं, सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इस तरह के संसाधन नहीं है, तो वो अपने बेटी को या बेटे की शादी में इस तरह की चीजें करके एक डेकोरम को पूर्ति नहीं, करते हैं। लेकिन जब उन कारीगरों के पास काम नहीं होगा तो थोड़ा तो कुछ उसके लिए भी तो प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ना, देखिए क्योंकि काम स्थितियां तो गंभीर हमने हो आपसे सकती क्या हैं। कहा कि जब से ये चीज हुई है तब ये चीज आ गई है। अभी गवर्नमेंट, अभी ये पहले एक ये भी चर्चा आ गई थी कि नॉट 9 कैरेट जो है गोल्ड को मान्यता दी जाए और उसके भी जो है जेवर बनना शुरू हो जाए, और ये इस स्तर पे भी बातचीत चल रही थी। और मतलब इसका विचार ये अभी पेंडिंग है। तमाम आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तमाम इस तरह की ज्वेलरी आ रही है, क्योंकि ज्वेलरी के दाम इतने बढ़ चुके हैं। हमने आपसे पहले कहा कि वही कारीगर, जो गोल्ड स्मिथ, जो कारीगर हैं, जो सुनार हैं, जो बनाते थे सोने की ज्वेलरी, अब वो ज्यादातर लोग चांदी के समान आभूषणों को बना रहे हैं। और चांदी के आभूषण चूंकि कम पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, इसलिए वो लोग बना रहे हैं। उससे उनका भले चांदी के दाम और सोने के दाम में लगभग बराबरी का है, लेकिन बराबर क्या, काफी डिफरेंस है। वो करीब 1.5-2 लाख रुपए किलो चांदी का दाम आता है, और सोना जो है 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है। तो उसके में जमीन आसमान का अंतर है। तो लोगों को बहुत सस्ता पड़ता है, तो इसलिए लोग वही कारीगर उसमें लगे हुए हैं। तो ये जीविका उनकी चल रही है। नहीं तो क्योंकि देखिए इधर वैसे भी आपको बता दें, जब से सोने के दाम आसमान पे हैं, जितने दुकानदार हैं, जो आप सर्वे करा लीजिए, कि आपका तो राष्ट्रीय चैनल है, आप सर्वे करा लीजिए, ज्यादातर दुकानदार ये कहते हैं कि उतनी बिक्री नहीं है। अभी अक्षय तृतीया का पर्व था, लोग उसमें शुभ समझते थे कि सोना खरीदना, उसमें भी बिक्री बहुत कम हुई। तो ये सब इस बात का परिचायक है कि लोगों के पास सोना खरीदने के लिए इतना सरप्लस मनी नहीं है, क्योंकि औकात से बाहर जा चुका है, सबकी जेब से वो बाहर जा चुका है। तब लोगों ने इसलिए जो है लोग अपना जो है त्योहार पर्व मनाने के लिए जो है गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी जो है परचेस करते हैं, और ये इसीलिए वो कारीगरों को भी उसमें काम मिल चुका है। ठीक है संजीव जी, हाँ बताएं स्नेहा जी, बोलिए। अभी आपने जिस तरीके से विरोध जताया, उसके बाद आपके नेता संजय सिंह के विरोध को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रोटोकॉल की बात कर लें आप लोग। अच्छा, विरोध तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस प्लान है जिससे मध्यम वर्ग को बिना त्याग किए वैश्विक महंगाई से बचाया जा सके? स्नेहा जी, मैंने भी सुना, उपाध्याय जी को भी सुना, रस्तोगी जी को भी सुना। जी, जब उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, रस्तोगी जी तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, इन्होंने भी एक तरफा बातचीत बोली। अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष है तो किस लिए है? संसद के अंदर भी चर्चा करके कोई भी आप कानून पास करिए। जो किसानों के लिए कानून बनाए थे इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने स्वयं माना कि साहब हम समझा नहीं पाए लोगों को, कब और तो इन कानूनों को वापस लेते हैं। तो 750 किसानों को शहीद करवाने के बाद आप मान रहे हो कि साहब ये हम बना नहीं पाए। अगर चर्चा करते, अलग अलग दलों के लोग जो बैठते हैं, तो उनमें भी कुछ थोड़ी बहुत सोचने और समझने की शक्ति होती है। आप बिना चर्चा किए हुए आप उसको पास कर देते हो, एक तरफ हाँ जी पास है, तो ये चीज नहीं चलेगी। और दूसरी मैं कह रहा था, आप 2025 की बात कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। साहब ये संकट अभी जो आप पनपा है, चुनावों के दरमियान तो नहीं दिखा, चुनाव के बाद जैसे ही खत्म हुए परिणाम आए आपको ये दिखाई पड़ गया प्रधानमंत्री। तो बात अभी की करिए ना, आप क्यों जाते हैं 2025 में और 1951 में? अभी की ताजा बात करिए। आज पूछिए कितने गाड़ी चलते हैं? महोदय सुनिए, प्रधानमंत्री महोदय ने नोएडा में इंटरनेशनल जो है उद्घाटन किया एयरपोर्ट का, अभी गंगा एक्सप्रेस का। तो हर जगह जरूरी है क्या कि रैली भी करना है?
आप उद्घाटन करिए, किसने मना किया? हर जगह रैली करना है और रैली में फिर बसों में ठूस ठूस करके लाना है लोगों से। वाह भाई वाह, ये तो चीज नहीं चलेगी। यही बात तो संजय सिंह जी ने कही है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अभी के प्रोटोकॉल की बात कीजिए, अभी कितनी गाड़ियों से चलते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उनके साथ सिर्फ एक गाड़ी चलती है? अरे भाई, वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके वो राष्ट्रीय संयोजक है, क्या है वो? दिल्ली किस में संवैधानिक रहते हैं, पद पे? कहीं जाना। तो आप अभी उनके साथ क्यों तुलना कर रहे हैं? आप अपनी आम है जनता यार। को जो आप अपील कर रहे हैं, अपने राज्य सरकारों से आपने अपील की क्या? राज्य सरकारें अगर कुछ करेंगी क्या उन्होंने तो कहा लोग कि आप भाजपा वाले खुद नहीं फॉलो चलेंगे? करेगी। आप कुछ इस तरीके के काम करिए, इस तरीके की बात करिए। आप जो है फौरन चुनाव हो गए खत्म। अभी देखिए कमाल है, 1900 कितने 983 रुपए या कितने आपने कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए तुरंत। अरे भाई 10 रुपए, घरेलू 20 कितने रुपए, बढ़े? 50 रुपए बढ़ा 993 रुपए बढ़े, 1900 में छोटे वाले बढ़े, सिलेंडर करेक्ट में कर आपने लीजिए। बढ़ा दिए। मतलब आप कमाल है। आप नहीं, घरेलू इस तरीके कितने का बढ़े? वातावरण करोगे देश में। मतलब देखिए आपके संजीव पास जी, सत्ता है, ताकत है, तो आप मदमस्त तरीके से चलाएंगे सत्ता। संजीव जी, ऐसे नहीं मनोज जी होती। कह रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर में कितने बढ़े? पेट्रोल डीजल को अनावश्यक रूप से ना इस्तेमाल करने की रोक की गई है, तो आप लोग इतना तिल मिलाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आखिरकार वही किस बात तो पद कह पे रहे हैं? हैं। जी, अनावश्यक रूप से तो आप भी इसमें थोड़ा सा जब सरकार करके, मैंने मोरारजी देसाई पहले भी मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो जब अपील करते थे तो कुछ करके दिखाते थे। अरविंद केजरीवाल का बताइए। फॉलो करते थे। आप कुछ आप करिए कुछ तरीके से, और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होने वाला है। तो बात संजय सिंह जी ने बोली है, उसमें क्या गलत बात है? क्या 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 गलत बात कही है बताइए? सारी बातें तो अच्छा, सही है। अभी दूसरी इन्होंने बार एक बात उसमें- कही थी शुरुआत में, संजीव जी, इन्होंने एक बात कही थी शुरुआत में कि कोरोना काल हो या जब भी कोई मुसीबत आई है तो भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी आई है। लेकिन आप लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, जबकि जनता को कोई तकलीफ नहीं है, इन्होंने कहा। आज तक हमें नहीं समझ में आया। जी। पूछिए, ये जो हमारे जो है जो सुनार भाई हैं, इनके आपने जो है बिजनेस पे आपने जो चोट पहुंचाई है, ये लोग भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने भी आपको वोट दिया है। आज शादी ब्याहों का त्योहार चल रहा है, सीजन चल रहा है, और उसमें आपने जो है अपील की है, आपकी अपील को लोग मानते हैं। थाली और ताली बजाने से कोरोना भागा था क्या? बिल्कुल भागा कोरोना था। थाली और ताली बजाने से भागा था। तो आप इस तरीके से लॉजिकल बात करिए। आप सिर्फ आंख में मतलब पट्टी बांध करके नहीं, आप तर्कपूर्वक बात करिए, सुनिए, तो इनसे पूछे कैसे भागा कोरोना? उसको आप मानिए। नहीं, आप बताओ कैसे भागा कोरोना? कैसे भागा? आम आदमी ने भगा दिया। कैसे भागा? तमाम लोगों ने, आम आदमी ने भगा दिया। आप वहां जाते हैं। नहीं, आप बताइए, इनसे एक सार्थक जवाब नहीं सुनिए। किसने भगाया कोरोना? वो अपील सार्वजनिक करके आ रहे हैं कि किस अरे भाई, तरीके से जो है किसने भगाया कोविड? कब्रिस्तान बनाया गया है। अरे इधर तो कब्रिस्तान ऐसा को है, भूल जाइए ना पहले। नहीं, कोरोना नहीं, कैसे नहीं, भागा? कोविड नहीं, कैसे नहीं, गया? खाली प्रधानमंत्री आम का आदमी योगदान पार्टी ने था। भगाया। अरे अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने भगाया। थी जितनी संसाधन जो है दिल्ली ऑक्सीजन के गैस की मुख्यमंत्री चोरी ने- करते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिसके ने- विधायक, जिसके पार्षद ऑक्सीजन गैसों की चोरी। एक मिनट रुके मनोज जी, कम रुके किए। जरा। आप सभी दिल्ली लोगों की ने बात देश कर में रहे अपनी जगह हैं जहाँ संजीव जितनी जी। ताकत क्षमता रही है, सबने प्रयास किया है, सबने सहयोग किया है। सबके सहयोग से जो है ये गैस संभव हो पाया है। ऑक्सीजन गैस चुरा के। संजीव जी, लेकिन हाँ, दिल्ली बताएं। में तो अमित शाह को ही हस्तक्षेप करना पड़ा था ना कोरोना काल में भी। जी बिल्कुल, उनको रोड ठीक उतरना है, पड़ा जहां था। पर जिसके पास जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, वो उतना ही तो काम करेगा ना। अरे इनके विधायक तो ऑक्सीजन गैस चुराते थे कार्यकर्ता स्नेहा जी, गैस अपने घरों में बेचते थे, ब्लैक ऑक्सीजन गैस इनके आम आदमी गंभीर पार्टी आरोप के। लग रहे हैं। हाँ, क्या बात करेंगे? सब वही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों ने शराब भी चोरी कर ली है। बिल्कुल किया था। आरोप लगाया दिल्ली से। सुनिए बात। नहीं, दिल्ली नहीं से- जो किया दिल्ली था। से मनोज जी जरा सा रुकिए, मनोज जी किसी के जरा ऊपर सा मुकदमा रुकिए नहीं चला है। प्लीज। संजीव जी, एक किसी सवाल के है ऊपर मेरा। मुकदमा नहीं चला है। संजीव जी, मुकदमे मेरा में एक कौन सवाल छूटे? है, विदेशी झूठे मुद्रा भंडार मतदान बचाना क्या और केवल जो है सरकार की जिम्मेदारी है? सीबीआई भेज करके आपने ये काम किया है। आपने दिल्ली की सत्ता अरे हथियाई है इस संजीव तरीके जी, से। संजीव जी, दिल्ली है? की बात हाँ, छोड़िए, बताएं। आज पूरे देश की बात हो रही है। स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि युद्ध पड़ोसी देशों में जारी है, तो स्थिति तो गंभीर है ना। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। एक सवाल है आपसे, विदेशी मुद्रा बताएं। भंडार बचाना क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है, या इसमें हमारी आपकी आम नागरिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए? आप भाई, विपक्ष हर में नागरिक बड़े की जिम्मेदार जिम्मेदारी पद पे है। हैं जी। हर नागरिक की जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रहा जी। हूं। और हमारे जो है देश के लोग हैं, जितना बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, इसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेकिन आप उल्टा करके सारा का सारा आप राहत क्या दे रहे हैं? आम जनता को आप राहत भी तो बताइए कि आपने ये राहत दिया है।
सिवाय आप उसके ऊपर बोझ लादते जा रहे हैं। और चुनावों के दरमियान तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 5 राज्यों के चुनाव आप निपट गए, ये ठीक है, रैली और वो इस रैली पे आप जवाब लेते हैं। करते वहीं दिल्ली में बैठ करके टीवी से संबोधित करते रैलियों को, तब हम समझते कि आपकी अपील जायज है। आपने तो खूब तो इन्होंने कहा तो जब आपने ये सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के तमाम रैलियों को संबोधित करते, तो मनोज जी ने कहा तो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो उतरना पड़ेगा, जनता से संवाद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने किया है, ऐसा नहीं ना किया हो। अभी कईयों बार प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ जब मीटिंग हुई है, उन्होंने किया, कोविड का काल था, सारे मुख्यमंत्रियों की उस तरीके से काम किया है। हम ये नहीं कर रहे, कोविड का काल था, बिल्कुल किया है, आज भी करेंगे। करिए, आपने नोएडा का भी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, आप उद्घाटन करिए, किसने आपको, आप प्रधानमंत्री है, आपको स्वागत है, लेकिन आप वहां पर भी जबरदस्त रैली करेंगे। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं मनोज जी करके, ये कहां तक जायज है? मनोज जी, कहां तक जायज है? अभी वापस मनोज जी, अभी एक चर्चा के दौरान गंभीर सवाल उठा और ये सवाल मैंने भी पूछा था पंकज जी से कि जो सोने का काम करते हैं कारीगर, व्यापारी, उनके लिए क्या तैयारी है, क्योंकि स्थितियां तो उनकी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हो जाएंगी ना। सिन्हा जी, अगर हम देखें जी कि अगर यहाँ पे आपके लखनऊ में चौक में सराफा मार्केट है, जी बिल्कुल, आज भी जैसी पहले की भीड़ थी आज भी वही भीड़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भीड़ जरा सा भी कम हुई हो या महंगाई जरूर आई है, मैं इस पे कोई, अगर आप परसेंटेज आप देखिए सिन्हा जी, 2004 में 5,000 रुपया 10 ग्राम का सोने का रेट था, लेकिन वही 2014-13 में आप आइए तो लगभग 29,000 रुपया चला जा रहा है। 2014 में 30,000 के लमसम जा रहा है, लगभग 6 गुने की बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार में हुई थी। आज कोविड का दौर रहा, कोविड में आपने भी देखा होगा सोने में उछाल सबसे ज्यादा कोविड के काल में आया था। अगर ना होगा हमारे मित्र सर्च कर लेंगे, देख लें फिर से, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा उछाल आने के बाद भी, इतनी लड़ाई होने के बाद भी 5 गुना का रेट में हमारे वृद्धि आई है। हम इसको मानते फिर भी ज्यादा है, हम इसको बहुत गंभीरता के साथ आपके चैनल, आपके दर्शकों के सामने कह रहे हैं, गलत बहुत ज्यादा बढ़ा है, 5 गुना सबसे ज्यादा बढ़ा, इनके जमाने से 6 गुना बढ़ा, और मेरे जब नरेंद्र मोदी के पीरियड में 5 गुना की बढ़ोतरी है। अगर 30,000 का 29,000 में आप 150 का डिवाइड कर लेंगे, इनको पता चल जाएगा, और वो भी 12 सालों में, इनके समय में 10 सालों में जो है लगभग 6 गुने की वृद्धि हुई है। और ना कोई वैश्विक महामारी नहीं थी, किसी प्रकार का युद्ध नहीं था, तब का रेट जो है। अब रह गई बात उनके लिए, तो अभी जैसे पंकज जी ने भी कहा, लगातार आपने भी देखा होगा, हमने साल भर की 9 ग्राम में भी सोने को उतारा गया है मार्केट में। जो व्यापारी हैं, वो जो वहां के कारीगर हैं, वो 9 कैरेट के सोने के, 24 कैरेट बाय 18 कैरेट तक लोग आभूषण में प्रयोग करते थे, अब 9 कैरेट में ही प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को भी मानना पड़ेगा अब व्यापारियों, उन कारीगरों के लिए जो उन्होंने दिमाग किया। तो ऐसा नहीं है कि 9 कैरेट का मार्केट में उतर गया, 9 कैरेट का चल रहा है सोना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रीजन क्या पड़ता है, देखिए कहीं कहीं दिक्कत तो है इसमें, ना हम गिरव करें, ना माननीय प्रधानमंत्री जी, ना कोई करा, क्योंकि हमको जनता के बीच में अपनी सार्थक चर्चा हम करते हैं। इस नाते मैं कह रहा हूं, समस्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, अगर जिस दिन इसकी भी वो होगा कि सोना का आज, अभी तो हमने उसका जो है उन्होंने अपना वो दिया है कि भाई देखिए अगर साल भर आप नहीं लेते हैं तो जो आयात निर्यात का, हमारे आयात देखिए, अभी अहमदाबाद के एक सोने के, मतलब उसके एक प्रोफेसर ने कहा था कि लगभग आयात 600-700% माने टन हमारे वहां आता है, लेकिन जाने के लिए कुछ नहीं बचता, ना यहां से आभूषण जा पाता है, हम अपने घरों में डंप कर लेते हैं, रख लेते हैं। इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है जिससे कि महंगाई हमारी बढ़ती जा रही है। तो इस नाते माननीय प्रधानमंत्री इसके लिए कि ना अगर आप रखे हैं, उसके लिए हम साल भर के लिए उन्होंने समय मांगा है, साल भर कोई ज्यादा समय नहीं है अगर हम देखें। इसी नाते जो 9 कैरेट के सोने आए या जो चांदी के आभूषण है, हीरे के आभूषण में देखिए दाम उस सोने के मुकाबले काफी कम बढ़ा है। अब अगर चेक किया जाए तो लोग अब हीरे की तरफ भी बढ़ने की, कई लोग हीरे की अंगूठियां देखिए पहनना शुरू किए। जब हम लोग कांग्रेस के जमाने में कोई हीरे की अंगूठी सोचता नहीं था, तो ये भी एक बदलाव आया है आभूषण के क्षेत्र में। तो लेकिन बढ़ोतरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे वो लोग हैं, उनके वो दूसरे तरफ अपने आप को कारीगर बन गए हैं, वो हीरे के दुकानों के। अब मैंने एक सराफा मार्केट का जिक्र भी किया, क्योंकि एक दिन मैं गया था, वहां कई ऐसे व्यापारी बंधुओं से मेरी चर्चा भी हुई थी, तो उन लोगों ने इस बात के लिए कहा था। तो इस नाते मैं
इस बात को कहता हूं कि कहीं ना कहीं और बाकी जो समस्याएं आएंगी उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री निश्चिंत है। देश की आबादी, देश की जनता, जैसा अभी हमारे मित्र लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी देश के साथ, तो अगर देश के साथ प्रधानमंत्री जी के भरोसा देश की आबादी की 140 करोड़ आबादी का नहीं होता तो लगातार इतिहास बनाने का काम, उस कुर्सी पे बैठाने का काम देश की आबादी नहीं करती। तो उनको ये भरोसा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी, सराफा मार्केट आज भी आप देखिए कि सोनम सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को करता, कोई पसंद करता तो नरेंद्र मोदी को करता, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और जिस प्रकार से चांदी का हीरे का रेट कम हो रहा है और सोने का इनके सरकार के अपेक्षा कम ही है, मैं इसको कम ही कहूंगा लेकिन फिर भी ज्यादा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया है। हमको लगता है देश की आबादी, देश के लोग इसको मानेंगे भी, जैसा कि कोविड हर समय प्रधानमंत्री जी का साथ दिए हैं, इसमें भी देंगे और उम्मीद देखिएगा बहुत जल्दी हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा विरोध कहीं ना कहीं आप लोगों की रैलियों को लेके है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता तो तमाम गाड़ियां लॉलस्कर लेके चल रहे हैं, एक नेता का नाम, कोई रोक नहीं है। देखिए भाजपा के नेता लेके नहीं चलते हैं जी। इनके पास आज भी करेक्ट जानकारी नहीं, अपने नेताओं को भूल जा रहे हैं। लेकिन रहे भाजपा के जो संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हैं, आज आप देखिए, आज योगी आदित्यनाथ जी के काफिलों को आप चर्चा कर लीजिए तो हमको लग रहा है कि अगर काउंट कर लें तो किसी की गाड़ियों में क्रूजर जैसी गाड़ियां इन लोगों के सुरक्षा कर्मी चलते हैं। राहुल गांधी के जो काफिले में चलती है, लैंड क्रूजर। बाकी योगी आदित्यनाथ जी में चेक कर लें, जाके माननीय प्रधानमंत्री जी पे चेक कर लें, जो कि ये लोग संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल पे चलते हैं। तो आज अगर देखिए एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी स्कॉट में, हमारे वहां स्कॉर्पियो चलता, हमारे नेताओं और एक ग्रेड के नेताओं में स्कॉर्पियो स्कॉट में चलाते हैं पुलिस, उसमें इनके वहां क्या चलता, फॉर्च्यूनर चलता है। तो कहीं ना कहीं इसका अंतर है, अनुमान लगा लें। देश की जनता एक खाली आरोप लगा रहे हैं, देश की आबादी इसको देख रही है कि किस तरह से हमारे नेताओं का जो काफिला चलता है कितना नॉर्मल होता है, और इनके वहां जब चलता है तो लगातार आधे घंटे काफिले 100 गाड़ियों की चलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है। चाहते देश की जनता हमारे जिम्मेदार, और कोई जो संवैधानिक कुर्सी पे सिन्हा जी नहीं है वो किसी भी काफिले के साथ नहीं चलता। एक का नाम बता दे, उसके गाड़ियों का नाम बता दे, मैं भी मान लूंगा। ठीक है पंकज जी, बार बार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर आप जनता से अपील कर रहे हैं तो खुद पे भी वो चीजें अप्लाई करनी चाहिए, और ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कह दे रहे हैं, जनता को पैनिक कर रहे हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। देखिए अभी जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मोरारजी देसाई का जिक्र कर रहे थे जी, तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने वहाँ पर गुजरात में शराब की बंदी कर दी और आज तक वो बंदी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका अनुसरण किया। प्रधानमंत्री मोदी 2001 से गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, तब भी बंद रहे, और आज भी 4 बार से वहाँ सरकार है, तब भी वहाँ पर शराबबंदी पूर्णतया निषिद्ध है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल जब देश कोरोना से करा रहा था, कोरोना जैसी विभीषिका से, तो ये शराब पॉलिसी बनाने में व्यस्त थे दिल्ली में, और जब इनके ऊपर आक्षेप लगने के लगे तो उस पॉलिसी को उन्होंने रिवोक भी कर लिया, मतलब वापस भी कर लिया। तो इस पे ये क्या कहेंगे? तो इस तरह का दोहरा चरित्र। और अरविंद केजरीवाल तो हमेशा ये कहते थे मैं गाड़ी पे नहीं लूंगा, मैं गाड़ी पे नहीं चलूंगा, मैं उस पर कोई कार पे यात्रा नहीं करूंगा। उसके बाद सब तरह की शानदार गाड़ियों पे चलने लगे और पूरा लाव लश्कर के साथ 2500 गाड़ी के काफिले पे चलते रहे। महिला शक्तिकरण, महिला शक्ति बंधन की बात करें अगर, तो स्वाति मालिवाल जो थी उनको अपने घर में बुला के पिटवाते हैं। तो इस तरह का, जिस तरह का कथनी करने में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री अगर जनमानस से कोई चीज इंटरेक्ट करते हैं तो जनमानस उन बातों को आत्मसात करता है। ऐसा देश का कोई नेता नहीं है जिनकी बातों का पब्लिक अनुसरण करे। ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है कि उनकी बातों को लोग आत्मसात करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं, कोई नेता का नाम बता दीजिए कि वो आह्वान करे और जनता उन बातों को माने। तो सवाल इस बात का, प्रधानमंत्री मन की बात भी करते हैं तो पूरा देश उसको सुनता है। देश के बच्चों के साथ अगर अट्रैक्शन करते हैं एग्जाम के पहले, तो बच्चे उसमें बड़ा खुश होते हैं कि हमको ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला। अच्छा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया तो अब संकट याद आ गया। चुनाव तक कोई संकट नहीं याद था आप लोगों को। देखिए वैश्विक स्तर पे जिस तरह से अभी देखिए चुनाव के दौरान भी जिस तरह से ट्रंप की 14 शर्तें उन्होंने रखी, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका ने 14 शर्तें ईरान के समक्ष रखी, तो वो सब वार्ता चल रही थी। लेकिन अब आके ईरान ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम उनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, कोई चीज नहीं मानेंगे। तब प्रधानमंत्री ने जब ये देखा कि वो इस तरह ये वैश्विक स्तर की चीजें नहीं निपटेगी और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे और जनमानस को उसकी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तब उन्होंने जनमानस से अपील किया कि अगर आप
इस तरह की चीजें करके अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, और जनमानस को बचाना भी चाहिए, ठीक है। तेल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन विपक्ष के लोगों को तो हर चीज में टेढ़ा ही दिखाई देता है, हर चीज को वो डबल स्टैंडर्ड तरीके से देखते हैं, तो उनको कोई चीज सार्थक नजर नहीं आती है। वो प्रधानमंत्री की कोई भी बात हो उसको वो गलत नजरिए से देखते हैं, इसीलिए देखिए विपक्ष का पराभव होता जा रहा है। इसीलिए अभी, और दूसरी बात, अभी देखिए वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कहा है कि हम जो वहां लड़कियों की शादी होगी उसमें हम 1 तोला सोना देंगे। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह की शादी हो तो उसमें भी वो 1 तोला सोना ना दें। सरकार की नीति जो है इस तरह से आप वो न करें सरकारी धन का। हालांकि वो राज्य जो 1 लाख करोड़ से अधिक के डेप्थ में 8 करोड़ आबादी वाला तमिलनाडु राज्य जो 1 लाख करोड़ से अधिक के डेप्थ में सरकार तो उन्होंने बना ली जोड़ तोड़ करके, लेकिन वो सरकार कितने दिन चलेगी विजय चंद्रशेखर की ये तो समय बताएगा। लेकिन उन्होंने भी घोषणा जो की है कि हम 1 तोला सोना देंगे, तो उनको भी इस पर विचार करना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है कि पीएम मोदी ने देश के सामने जो आर्थिक तस्वीर रखी है वो स्पष्ट करती है कि सीमा पर चल रहे युद्ध की आग हमारे किचन और कहीं ना कहीं तिजोरी तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राष्ट्रहित की दलीलें हैं कि हम विदेशी मुद्रा बचाएं और ईंधन की खपत कम करें, तो दूसरी तरफ आम आदमी का वो अधिकार है जिसे अपनी परंपराओं और आजीविका की चिंता है। क्या हम वाकई एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां देश को बचाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ सोने और पेट्रोल का नहीं है, सवाल उस संकल्प का है जो तय करेगा कि भारत इस वैश्विक संकट से विजेता बनकर निकलेगा या उपभोक्ता बनकर। फिलहाल स्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर होने की जो उम्मीदें हैं उसको लेकर के जिस तरीके की अपील की गई है, अगर जनता वो अपील मानेगी तो स्थिति बेहतर होने की तस्वीर जरूर सामने आएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।